नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और उथल-पुथल भरे दौर की गहराइयों में उतरने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत। हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च हैं, वो हमें 13वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक के भारत की एक शानदार तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन 300 से ज्यादा सालों में दिल्ली पर राज करने वाले 5 अलग-अलग वंशों की कहानी को समझना। ये सिर्फ तारीखों की लिस्ट नहीं होगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक डायनेस्टी ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। लेकिन दिल्ली सल्तनत की कहानी शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसकी नींव कैसे पड़ी। मतलब ये कोई एक रात में तो हुआ नहीं होगा। नहीं, इसकी जड़ें कई सदियों पहले तक जाती हैं। भारत पर पहला बड़ा मुस्लिम आक्रमण 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। सिंध पर? हाँ, सिंध पर। लेकिन वो एक स्थायी शासन स्थापित नहीं कर पाए। असली उथल-पुथल शुरू हुई 11वीं सदी में। महमूद गजनवी के हमलों से? जी, गजनवी का मकसद यहाँ राज करना नहीं था। वो सिर्फ यहाँ के मंदिरों और शहरों की दौलत लूटने आता था। उसने लगभग 17 बार हमले किए। तो वो एक शासक नहीं, एक लुटेरा था। तो फिर साम्राज्य स्थापित करने की सोच किसकी थी? वो था मोहम्मद गोरी। 12वीं सदी के अंत में गोरी का मकसद सिर्फ लूटना नहीं था, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और उसकी टक्कर हुई पृथ्वीराज चौहान से? हाँ, उस समय के सबसे शक्तिशाली राजपूत राजा। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में गोरी हार गया। लेकिन वो वापस आया अगले ही साल 1192 में पूरी तैयारी के साथ, और तराइन की दूसरी लड़ाई में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। यहीं से भारत के इतिहास की दिशा बदल गई। और यहीं से दिल्ली सल्तनत का मंच तैयार होता है। एकदम सही। मोहम्मद गोरी ने यहाँ का राजकाज अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा और वापस चला गया। और 1206 में गोरी की मौत के बाद ऐबक ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश या मामलुक डायनेस्टी जो 1206 से 1290 तक चला, संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन असली संस्थापक किसी और को कहा जाता है। हाँ, असली संस्थापक शमशुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है, जो ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी। अच्छा। ऐबक ने सिर्फ 4 साल राज किया और उसकी राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश ने न सिर्फ राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया, बल्कि उसने सल्तनत को सही मायने में स्टेबलाइज किया। तो असली संस्थापक का तमगा क्यों मिला उन्हें? ऐसा क्या खास किया इल्तुतमिश ने? 3 बड़े काम किए। पहला, उसने चंगेज खान के नेतृत्व में आ रहे मंगोलों के हमले से सल्तनत को बचाया, जो उस समय की सबसे बड़ी ताकत थे। ये तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, उसने प्रशासन को एक ढांचा दिया, इक्ता सिस्टम लागू किया। इक्ता सिस्टम, ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। आसान भाषा में ये क्या था? इसे ऐसे समझिए कि ये जमीन का मालिकाना हक देना नहीं था, ये एक तरह का रेवेन्यू असाइनमेंट था। मतलब तनख्वाह के बदले जमीन का राजस्व? बिल्कुल। सुल्तान अपनी मिलिट्री कमांडर्स को तनख्वाह के बदले एक इलाका, मतलब इक्ता दे देता था। इक्तादार की जिम्मेदारी थी कि वो टैक्स वसूले, अपना और सेना का खर्चा निकाले और बची रकम शाही खजाने में जमा कराए। ये तो बहुत ही स्मार्ट व्यवस्था थी। और तीसरा बड़ा काम? अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। उसने सल्तनत की अपनी करेंसी शुरू की, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। हाँ, ये बहुत शुद्ध और मानक सिक्के थे। इन्हीं वजहों से इल्तुतमिश को सल्तनत का असली संस्थापक कहते हैं। इल्तुतमिश के बाद जो हुआ वो तो उस दौर के लिए लगभग अकल्पनीय था। एक महिला का तख्त पर बैठना, रजिया सुल्ताना। बिल्कुल। रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी और इल्तुतमिश ने ही उसे अपना उत्तराधिकारी चुना था। एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कदम था उस जमाने के लिए। पर उन्हें बहुत विरोध झेलना पड़ा। हाँ, उसकी सबसे बड़ी चुनौती उसकी काबिलियत नहीं, बल्कि उसका एक महिला होना था। उस समय के शक्तिशाली तुर्की सरदार, जिन्हें चहलगानी या चालीसा दल कहते थे। अच्छा, ये चहलगानी कौन थे? ये 40 तुर्की सरदारों का एक गुट था, जिसे इल्तुतमिश ने ही अपनी मदद के लिए बनाया था। पर ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे। और वो एक महिला के अधीन काम नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल। उन्होंने विद्रोह कर दिया। भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने विद्रोह किया। बाद में रजिया और उसने शादी कर ली, लेकिन 1240 में दोनों की हत्या कर दी गई। रजिया के बाद सल्तनत में काफी उथल-पुथल रही। फिर एक ऐसा शासक आया जिसने सब कुछ बदल दिया, घियासुद्दीन बलबन। हाँ, बलबन खुद उसी चहलगानी गुट का सदस्य था। जब वो 1266 में सुल्तान बना,
तो उसका एक ही मकसद था, सुल्तान की सत्ता को सर्वोच्च बनाना। और इसके लिए उसने लॉ और रक्त की नीति अपनाई। जी, और दरबार में सिजदा और पैबोज जैसी ईरानी प्रथाएं शुरू की। तो ये सिर्फ दिखावा नहीं था, इसके पीछे कोई गहरी सोच थी। बिल्कुल। बलबन दरबार में एक ऐसा माहौल बनाना चाहता था जहां सुल्तान कोई आम इंसान नहीं बल्कि धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि लगे, ताकि कोई सर उठाने की हिम्मत न कर सके। एकदम सही। और सबसे बड़ा कदम उसने उठाया चहलगानी को खत्म करके, एक एक करके उन सभी सरदारों को खत्म कर दिया जो उसकी सत्ता के लिए खतरा बन सकते थे। तो बलबन के बाद गुलाम वंश ज्यादा टिक नहीं पाया और दिल्ली में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ। अब मंच पर आए खिलजी। सही कहा। खिलजी वंश 1290 से 1320 एडी तक। शुरुआत जलाल उद्दीन खिलजी ने की, लेकिन इस वंश का नाम रोशन किया अलाउद्दीन खिलजी ने। हाँ, अलाउद्दीन बेहद महत्वाकांक्षी था। उसने सिकंदर सानी यानी दूसरे सिकंदर का खिताब लिया था। और उसने सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत तक कर दिया, जो पहले किसी दिल्ली के सुल्तान ने नहीं किया था। और इसमें उसके सेनापति मलिक काफूर का बहुत बड़ा हाथ था। मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी भी कहते हैं, वो अलाउद्दीन का सबसे काबिल सेनापति साबित हुआ। अलाउद्दीन के दौर में ही मशहूर कवि अमीर खुसरो भी थे। जी, जिन्हें तूतिए हिंद कहा जाता है। लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत और सेना को चलाने के लिए प्रशासन में भी तो बड़े बदलाव करने पड़े होंगे। बिल्कुल। और यहीं अलाउद्दीन की असली प्रतिभा दिखती है। सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उसने 2 सिस्टम शुरू किए, दाग और चेहरा। ये दाग और चेहरा सिस्टम, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बहुत बड़ी समस्या थी। सरदार घोड़ों और सैनिकों की गिनती में हेराफेरी करते थे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दाग सिस्टम शुरू किया, जिसमें शाही घोड़ों को एक खास निशान से दागा जाता था। और चेहरा सिस्टम में हर सैनिक का पूरा हुलिया दर्ज किया जाता था ताकि कोई किसी और को अपनी जगह न भेज सके। और उसके बाजार नियंत्रण के बारे में तो बड़ी कहानियां हैं। क्या वो सच में इतना सख्त था? बहुत सख्त। उसने हर चीज की कीमत तय कर दी। शहनाए मंडी नाम का एक अधिकारी बाजार पर नजर रखता था। और कहते हैं सजाएं बहुत कठोर थी। हाँ, कहते हैं कि अगर कोई दुकानदार वजन में हेराफेरी करता तो उतना ही मांस उसके शरीर से काट लिया जाता था। बाप रे, मतलब मकसद ये था कि चीजें सस्ती रहें ताकि सैनिकों का गुजारा कम तनख्वाह में हो सके। अलाउद्दीन के बाद खिलजी वंश ज्यादा नहीं चला। इसी उथल-पुथल का फायदा उठाकर गयासुद्दीन तुगलक ने सत्ता पर कब्जा किया और अब शुरू हुआ तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईडी तक। और इस वंश के सबसे चर्चित सुल्तान हुए मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आते ही उनके पागलपन भरे फैसलों की बात होती है, जैसे अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो सच में पागल थे या बस अपने समय से बहुत आगे थे? उनके फैसलों के पीछे तर्क तो था। जैसे राजधानी बदलने के पीछे क्या तर्क था? दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में था। वहां से दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सकता था। विचार बुरा नहीं था, लेकिन उसे लागू करने का तरीका विनाशकारी था। उसने पूरी आबादी को जाने का हुक्म दे दिया। हाँ, और रास्ते में हजारों लोग मारे गए। ये योजना पूरी तरह फेल हो गई। और उनकी वो टोकन करेंसी वाली योजना। हाँ, सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी चलाना। उस समय दुनिया में चांदी की भारी कमी हो गई थी, तो सुल्तान ने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के चलाए और उनकी कीमत बराबर घोषित कर दी। विचार तो क्रांतिकारी था। बिल्कुल। चीन में ये पहले से हो रहा था, लेकिन फिर से लागू करने में गलती हुई। क्या गलती हुई? सरकार उन सिक्कों की नकल को रोक नहीं पाए। लोगों ने अपने घरों में ही जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जी, और सुल्तान को ये योजना वापस लेनी पड़ी। इसीलिए उन्हें बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता है। उनके बाद सुल्तान बने उनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक। वो बिल्कुल अलग मिजाज के थे। बिल्कुल। फिरोज शाह को उनके लोक कल्याणकारी कामों के लिए जाना जाता है। उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछवा दिया, कई नए शहर बसाए, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगाह जैसे विभाग भी बनाए। हाँ, गरीबों और गुलामों के लिए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी था कि वो धार्मिक रूप से काफी कट्टर थे और उन्होंने गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स को सख्ती से लागू किया। हाँ, लेकिन इन सब कामों के बावजूद तुगलक वंश का अंत बहुत भयानक हुआ। हाँ, 1398 में मंगोल शासक तैमूर का आक्रमण हुआ। उसने दिल्ली में ऐसी लूटपाट और कत्लेआम मचाया कि सल्तनत की कमर ही टूट गई। तैमूर के हमले के बाद जो अराजकता फैली, उसी बीच एक नया वंश उभरा, सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 एडी तक। इसके संस्थापक खिज्र खान थे। ये बहुत अनिश्चितता भरा दौर था
और उनकी सत्ता दिल्ली और आसपास के कुछ इलाकों तक ही सीमित थी। सैयदों के बाद दिल्ली की गद्दी पर पहली बार अफगान मूल के शासक बैठे। ये लोदी वंश था, दिल्ली सल्तनत का आखिरी अध्याय। जी, लोधी वंश 1451 से 1526 एडी तक। इसके संस्थापक बहलोल लोधी थे, लेकिन इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, जिन्होंने आगरा शहर की नींव रखी। बिल्कुल। 1404 में इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक सोच थी। वो वहां से राजपूत शासकों और गंगा यमुना के मैदान पर बेहतर नियंत्रण रखना चाहते थे। और उन्होंने जमीन की पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी पैमाना भी शुरू किया। हाँ, जो मुगलों के आने तक इस्तेमाल होता रहा। और फिर आए आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी। उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि 300 साल से चली आ रही सल्तनत खत्म हो गई। इब्राहिम लोधी बहुत घमंडी और शक्की मिजाज के थे। उन्होंने अपने ही अफगान सरदारों को अपमानित किया और वो उनके खिलाफ हो गए। इतने नाराज हुए कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दे दिया। और इसी के बाद हुई पानीपत की पहली लड़ाई। हाँ, 1526 में। बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन उसके पास तोपें और एक बेहतर मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। इस लड़ाई में इब्राहिम लोधी मारा गया। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो ये थी दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों की कहानी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। 320 साल का एक लंबा और नाटकीय सफर। ये कहानी है विजयनगर और बहमनी सल्तनत की। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो हमें सिर्फ तारीखें और नाम नहीं बताते, बल्कि एक महाटकराव की पूरी दास्तान सुनाते हैं। और ये टकराव बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ थे वो जो खुद को नरपति कहते थे, मतलब इंसानों के स्वामी, और दूसरी तरफ वो जो अश्वपति कहलाते थे, यानी घोड़ों के स्वामी। बिल्कुल। और आज हम इसी टकराव और साथ साथ चलने की कहानी को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ 2 साम्राज्यों का इतिहास नहीं है, ये दक्कन की पहचान बनने की कहानी है। सही कहा। हम देखेंगे कि हम्पी के वो शानदार मंदिर कैसे बने, गोलकोंडा से कोहिनूर कैसे निकला, और कैसे इन दोनों की दुश्मनी ने उस दौर की आर्ट और आर्किटेक्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं विजयनगर साम्राज्य से। इसका नाम ही कितना पावरफुल है, विजय का शहर, अ सिटी ऑफ विक्ट्री। और इसकी नींव रखी गई थी 1336 ईडी में। और इसकी राजधानी थी हम्पी, जो आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ के शासकों को राय कहा जाता था। विजयनगर के राजा खुद को नरपति या लॉर्ड ऑफ मेन कहते थे, जो उनकी विशाल पैदल सेना मतलब इन्फेंट्री की ओर इशारा करता था। तो वहीं उनके दुश्मन बहमनी सुल्तानों को अश्वपति या लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस कहा जाता था। मतलब उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी घोड़ों पर, कैवलरी पे ज्यादा निर्भर थी। बिल्कुल, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का आईना थे। और विजयनगर पर एक के बाद एक 4 राजवंशों ने राज किया। 4 डायनेस्टीज, मतलब सत्ता हमेशा स्थिर नहीं थी, अंदरूनी खींचतान चलती रहती थी। हाँ, शुरुआत हुई संगम राजवंश से, संगामा डायनेस्टी, जो 1336 से 1485 एडी तक चला। इसके फाउंडर्स थे 2 भाई, हरिहर और बुक्का। सही कहा। और वो पहले काकतीय शासकों के सामंत मतलब फ्यूडेटोरीज हुआ करते थे। और इन्हीं में से बुक्का 1 ने राजधानी का नाम विद्यानगर से बदलकर विजयनगर रखा था। मुझे ये बात हैरान करती है कि उस दौर में इब्न बतूता और निकोलो डी कॉन्टी जैसे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स यहाँ तक आए थे। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि विजयनगर की ख्याति दुनिया भर में फैल चुकी थी। उनके लेखों से हमें शहर की दौलत और भव्यता का अंदाजा मिलता है। संगम वंश के बाद कौन आया? संगम वंश के बाद आया सलुव राजवंश, सलुव डायनेस्टी, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए था। सलुव नरसिम्हा ने इसकी स्थापना तो की, पर यह दौर साम्राज्य के अंदरूनी कमजोरी को दिखाता है। और शायद इसी उथल-पुथल के बाद साम्राज्य अपने सुनहरे दौर में पहुंचा। तीसरा राजवंश, तुलुव राजवंश, तुलुवा डायनेस्टी, जो 1505 से 1570 एडी तक था। और इसी वंश में हुए विजयनगर के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय। हाँ, कृष्णदेवराय, जिनका शासनकाल 1519 से 1529 तक था। वो वाकई एक असाधारण शख्सियत थे। वो एक महान योद्धा तो थे ही, साथ ही आर्ट और लिटरेचर के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। उनके दरबार के अष्टदिग्गज के बारे में मैंने पढ़ा है। 8 महान तेलुगु कवि है ना? बिल्कुल। और वो खुद भी एक महान लेखक थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यात और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम जैसे ग्रंथ लिखे। उनकी उपाधियां भी कमाल की थीं।
एक थी अभिनव भोज और दूसरी आंध्र पितामह। पर एक और उपाधि थी, यवनराज स्थापनाचार्य। इसका क्या मतलब था? ये बहुत दिलचस्प है। यवनराज स्थापनाचार्य का मतलब है यवन मतलब विदेशी राजाओं को स्थापित करने वाला। तो वो दूसरे राज्यों के सुल्तानों को भी बना और बिगाड़ रहे थे। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये दिखाता है कि उनका प्रभाव सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं था, वो पड़ोसी सल्तनतों की पॉलिटिक्स में भी दखल देते थे। ये उनकी मिलिट्री और पॉलिटिकल सुप्रीमेसी का एक तरह से ऐलान था। और उन्होंने रायचूर दोआब पर भी तो कब्जा किया था। हाँ, उन्होंने इस्माइल आदिल शाह को हराया और सबसे जरूरी रायचूर दोआब पर फिर से कब्जा किया। ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का बेहद उपजाऊ इलाका था और दोनों साम्राज्यों के बीच झगड़े की सबसे बड़ी जड़ था। लेकिन इतना महान साम्राज्य आखिर गिरा कैसे? कृष्णदेव राय के बाद ऐसा क्या हुआ? यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। शिखर के बाद ढलान आती है। उनके बाद अच्युत देव राय और फिर सदाशिव राय गद्दी पर बैठे, लेकिन असली ताकत उनके रीजेंट आलिया राम राय के हाथ में थी। रीजेंट मतलब वो राजा के नाम पर शासन कर रहे थे। हाँ, राम राय काबिल सेनापति थे, पर उनकी एक गलती साम्राज्य पर बहुत भारी पड़ी। वो दक्कन की सल्तनतों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाकर अपना फायदा देखते थे। डिवाइड एंड रूल? एग्जैक्टली। शुरुआत में ये स्ट्रैटेजी काम कर गई, लेकिन आखिरकार उन सल्तनतों को समझ आ गया कि उनका असली दुश्मन विजयनगर ही है। और इसी का नतीजा था 1565 की वो भयानक लड़ाई, तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। इसमें बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की मिलीजुली फौजों ने विजयनगर को बुरी तरह हरा दिया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक युग का अंत था। इसके बाद आया चौथा और आखिरी राजवंश, अरविदु राजवंश, अरविदु डायनेस्टी, जिसकी स्थापना तिरुमाला ने की। ये 1570 से 1650 तक चला, पर तब तक विजयनगर अपनी पुरानी शान खो चुका था। लड़ाइयों और राजाओं से हटकर अगर हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर को देखें तो वो भी कमाल का था। मैंने आयंगर व्यवस्था के बारे में पढ़ा है, आयागार सिस्टम। ये क्या थी? आयंगर व्यवस्था उस दौर के हिसाब से एक बहुत ही एडवांस सिस्टम था। सोचिए, एक विशाल साम्राज्य में हर गांव को एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बना दिया गया था, जिसे 12 सरकारी अधिकारी चलाते थे। 12 अधिकारी एक गांव के लिए? हाँ, ये लोग टैक्स वसूलने से लेकर न्याय करने तक गांव के सारे मामले देखते थे। इससे साम्राज्य को जमीनी स्तर पर एक गजब की स्टेबिलिटी मिली। और हम्पी की इमारतें, वो तो आज भी देखने वालों को हैरान कर देती हैं। शहर 2 हिस्सों में बटा था, सेक्रेड सेंटर और रॉयल सेंटर। बिल्कुल, सेक्रेड सेंटर मतलब धार्मिक केंद्र, जहां मंदिर थे, जैसे विरूपाक्ष मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, और विट्ठल स्वामी मंदिर। विट्ठल मंदिर का पत्थर का रथ, स्टोन चैरियट, वो तो हमारे 50 रुपए के नोट पे भी है। वही। और रॉयल सेंटर में शाही इमारतें थीं, जैसे महानवमी डिब्बा, एक विशाल मंच जहां राजा बैठकर दशहरा जैसे त्योहारों की परेड देखते थे। और लोटस महल, जहां वो अपने सलाहकारों से मिलते थे। उसकी बनावट में हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर का संगम दिखता है। एकदम सही। ये इमारतें उस साम्राज्य की दौलत और कलात्मक समझ का बेहतरीन नमूना है। तो एक तरफ विजयनगर अपनी कला और ताकत का परचम लहरा रहा था, लेकिन कृष्णा नदी के उस पार एक और ताकत उन्हें लगातार चुनौती दे रही थी। बहमनी सल्तनत। हाँ, चलिए अब बहमनी सल्तनत की कहानी समझते हैं। बहमनी सल्तनत की स्थापना विजयनगर के बस 11 साल बाद हुई, 1347 एडी में। इसके फाउंडर थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिन्हें हसन गंगू भी कहते थे। हाँ, उनकी पहली राजधानी गुलबर्गा थी, जिसे बाद में अहमद शाह वली ने बीदर शिफ्ट कर दिया। और जैसा हमने बात की, इनकी असली ताकत थी इनकी कैवलरी, इनके घोड़े। तभी तो ये अश्वपति कहलाए। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे दिलचस्प किरदार महमूद गवाण का है। हाँ, महमूद गवाण की कहानी बहुत खास है। एक पेशवा या प्रधानमंत्री जो कोई शहजादा नहीं बल्कि ईरान से आया एक व्यापारी था। ये कैसे हुआ? वो पर्शिया से एक व्यापारी के तौर पर आए थे, लेकिन अपनी काबिलियत और वफादारी के दम पर वो सल्तनत के प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने बहमनी सल्तनत को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया। गोवा और दाभोल जैसे बंदरगाहों को जीतकर उन्होंने सल्तनत के लिए पश्चिमी समुद्री तट का रास्ता खोल दिया, जिससे व्यापार बहुत बढ़ गया होगा, खासकर घोड़ों का। बिल्कुल, लेकिन ऐसी काबिलियत अक्सर दरबार में दुश्मनी भी पैदा करती हैं। वही हुआ होगा। हाँ, गवाण की सफलता और उनके सुधारों से सल्तनत के पुराने अमीर, जिन्हें दक्षिणी कहा जाता था, उनसे जलने लगे। क्योंकि गवाण बाहरी थे, अफाकी। सही पकड़ा। दक्कनी और अफाकी गुटों की इस लड़ाई में एक साजिश के तहत गवाण को मरवा दिया गया
और गवाण की मौत असल में बहमनी सल्तनत की मौत की शुरुआत थी। उनके बाद कोई भी सल्तनत को एक साथ नहीं रख पाया। नहीं, और इसी के बाद बहमनी सल्तनत 5 छोटी-छोटी सल्तनतों में टूट गई। कहानी का दूसरा अध्याय। बिल्कुल, ये टूटन दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स का एक नया मोड़ थी। ये 5 सल्तनतें थीं: बरार में माद शाही, बीजापुर में आदिल शाही, अहमदनगर में निजाम शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही और बीदर में बरीद शाही वंश। और मजे की बात यह है कि यही सल्तनतें थी जिन्होंने बाद में एक होकर विजयनगर को तालीकोटा में हराया था। हाँ, वही हुआ। और बीजापुर का गोल गुंबज, वो तो एक इंजीनियरिंग मार्वल है। उसकी स्प्रिंग गैलरी के तो क्या ही कहने। कहते हैं कि एक कोने में अगर आप फुसफुसाएं तो दूसरे कोने में आवाज एकदम साफ सुनाई देती है। हाँ, उसका एकूस्टिक सिस्टम कमाल का है। और गोलकुंडा, उसकी कहानी तो हीरों और मोहब्बत से जुड़ी है। सही कहा। गोलकुंडा का किला हीरो के खदानों के लिए मशहूर था। हमारे सोर्सेज में यह जिक्र है कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहेनूर यहीं की खदानों से निकला था। कोहिनूर, वाह। और हैदराबाद शहर के नाम के पीछे भी तो एक कहानी है। हाँ, एक पूरी प्रेम कहानी। कहते हैं कि पहले सुल्तान कुली कुतुब शाह को एक स्थानीय नृत्य की भागमती से इश्क हो गया था, और उन्होंने अपनी मोहब्बत में पूरे शहर का नाम ही भागनगर रख दिया। बिल्कुल। बाद में जब भागमती ने इस्लाम कबूल किया और उन्हें हैदर महल का खिताब मिला तो सुल्तान ने शहर का नाम बदलकर हैदराबाद कर दिया। ये तो बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा है ना? और हैदराबाद की पहचान चार मीनार, वो भी इसी कुतुबशाही सल्तनत की देन है। उसे प्लेग की बीमारी के खत्म होने की खुशी में बनाया गया था, राइट? हाँ, 1591 में। तो जब हम इन दोनों साम्राज्यों को एक साथ देखते हैं, विजयनगर और बहमनी, तो ये सिर्फ टकराव की नहीं बल्कि एक दूसरे पर असर डालने की भी कहानी है। एकदम सही। इन दोनों ने मिलकर उस संस्कृति को जन्म दिया जिसे आज हम दक्कनी संस्कृति कहते हैं। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। बाबर के आने से लेकर आखिरी मुगल बादशाह के निर्वासन तक हम उनके प्रशासन, उनकी कला और आखिरकार उनके पतन के पीछे की वजहों को टटोलेंगे। शुरुआत करते हैं संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से। शासनकाल था 1526 से 1530 तक। हमें पता है कि वो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, लेकिन क्या इस विरासत का उस पर कोई दबाव था? बहुत ज्यादा। सोचिए, आपके पूर्वज दुनिया के सबसे बड़े विजेता रहे हों। बाबर फरगना की एक छोटी सी रियासत का शासक था जिसे उज़्बेकों ने वहां से खदेड़ दिया था। उसके पास काबुल के अलावा कुछ नहीं था। तो हिंदुस्तान आना उसकी महत्वाकांक्षा भी थी और मजबूरी भी। बिल्कुल। वो सिर्फ जमीन नहीं, अपनी विरासत को फिर से हासिल करना चाहता था। और फिर होती है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना से बहुत छोटी थी। तो फिर ये जीत कैसे हुई? क्या ये सिर्फ तोपों का कमाल था? देखिए, तोपें और गन पाउडर वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन अकेली वजह नहीं। बाबर की असली ताकत थी उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, जिसे तुर्गुमा कहते थे। अच्छा, तुर्गुमा, ये क्या थी? इसमें सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर दुश्मन को दोनों तरफ से घेर लिया जाता था। मतलब सामने तोपें आग उगल रही हैं और किनारों से घुड़सवार हमला कर रहे हैं। लोधी की सेना इस नए तरीके के लिए तैयार ही नहीं थी। तो पानीपत की लड़ाई ने तो दिल्ली का दरवाजा खोल दिया, लेकिन असली चुनौती तो राजपूत थे। हाँ, मेवाड़ के राणा सांगा को हराना शायद दिल्ली जीतने से भी ज्यादा मुश्किल रहा होगा। निश्चित रूप से। 1527 में खानवा की लड़ाई, माने बैटल ऑफ खानवा, पानीपत से भी ज्यादा निर्णायक थी। राणा सांगा एक बहुत शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने कई राजपूत राजाओं का गठबंधन बना लिया था। तो इस लड़ाई ने तय कर दिया कि मुगल अब हिंदुस्तान में रहेंगे। हाँ, कि वो सिर्फ लुटेरे नहीं बल्कि शासक बनकर रहेंगे। इसके बाद चंदेरी और घाघरा की लड़ाइयों ने बचे खुचे विरोध को भी खत्म कर दिया। जंग के मैदान से बाहर बाबर कैसा इंसान था? उसकी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा से हमें क्या पता चलता है? बाबरनामा कमाल की किताब है। वो सिर्फ एक बादशाह की डायरी नहीं है। उसमें बाबर हिंदुस्तान के मौसम, यहाँ के फल फूल, लोगों के रहन सहन के बारे में लिखता है। मतलब एक तरह से वो एक ऑब्जर्वर भी था। बाबर ने एक साम्राज्य की नींव तो रख दी, लेकिन 1530 में उसकी मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा और कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। हाँ, ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ गवा देगा। क्यों? क्या मुश्किलें थी? हुमायूं की मुश्किलें कई थीं। एक तो उसके अपने भाई कामरान, हिंदल और अस्करी उसके लिए मुसीबत बने हुए थे, और दूसरी तरफ थे अफगान जो दिल्ली की सत्ता वापस चाहते थे। और इन अफगानों का नेता था शेर शाह सूरी। हाँ, एक ऐसा शख्स जिसने मुगल कहानी को कुछ सालों के लिए रोक दिया। शेर शाह सूरी, ये मुगल कहानी में एक फैसिनेटिंग इंटरप्शन है। उसने हुमायूं को 1539 में
चौसा और 1540 में कन्नौज की लड़ाई में बुरी तरह हराया। जिसके बाद हुमायूं को ईरान भागना पड़ा। और इन 15 सालों में जब हुमायूं निर्वासित था, शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। और क्या हुकूमत की! हाँ, उसका असली कमाल जंग में नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में था। जैसे कि रुपया सिक्का जारी करना और ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाना, ये आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल, रुपया सिर्फ एक सिक्का नहीं था, वो भरोसे की निशानी थी। जब पूरे देश में एक ही वजन और शुद्धता का सिक्का चलने लगा तो व्यापार करना बहुत आसान हो गया। मतलब इकोनॉमी को एक तरह से स्टेबलाइज कर दिया। हाँ, उसने अर्थव्यवस्था को एक तरह से जोड़ दिया। तो एक तरह से अकबर ने बाद में जिन प्रशासनिक सुधारों को लागू किया, उसकी नींव शेरशाह ने ही रख दी थी। बिल्कुल, लेकिन 1545 में शेरशाह की मौत हो गई और उसके उत्तराधिकारी कमजोर निकले। और इसी का फायदा उठाकर 1555 में हुमायूं वापस दिल्ली लौटा। हाँ, लेकिन किस्मत देखिए, सिर्फ एक साल बाद 1556 में वो दिल्ली में अपनी ही लाइब्रेरी दीनपना की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प अध्याय शुरू होता है, अकबर का दौर 1556 से 1605 तक। जब वो बादशाह बना तो उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। एक अस्थिर साम्राज्य और एक बच्चा बादशाह। और यहीं पर अकबर की महानता दिखती है। उसने न सिर्फ साम्राज्य को बचाया, बल्कि उसे इतना फैलाया और मजबूत किया कि वो अकबर द ग्रेट कहलाया। उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था एडमिनिस्ट्रेशन को एक नया ढांचा देना, जिसे मनसबदारी सिस्टम कहते हैं। ये मनसबदारी सिस्टम क्या था? क्या ये आज के सिविल सर्विसेज जैसा कुछ था? काफी हद तक। मनसब का मतलब था रैंक या पद। हर बड़े अधिकारी को एक मनसब दिया जाता था, जिसमें दो चीजें होती थीं, जात और सवार। जात और सवार? हाँ, जात से उसकी तनख्वाह और दरबार में हैसियत तय होती थी, और सवार से ये तय होता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक रखने होंगे। ये एक ही सिस्टम से सेना और प्रशासन दोनों को कंट्रोल करने का ब्रिलियंट तरीका था। तो इस सिस्टम में सबसे ऊंचा पद किसके पास था? क्या किसी भारतीय राजा को भी कोई बड़ा मनसब मिला था? हाँ, बिल्कुल। राजा मानसिंह को 7000 का जात मनसब मिला था, जो शहजादों के अलावा किसी को मिलने वाला सबसे ऊंचा रैंक था। अच्छा, ये दिखाता है कि अकबर का सिस्टम योग्यता पर आधारित था। हाँ, और वो राजपूतों को साम्राज्य का एक अहम हिस्सा बनाना चाहता था। प्रशासन के अलावा अकबर ने टैक्स वसूलने के तरीके में भी बड़े बदलाव किए। राजा टोडरमल का 10 साला या जब्ती सिस्टम, ये इतना खास क्यों था? खास इसलिए था क्योंकि ये बहुत वैज्ञानिक था। इसमें पिछले 10 सालों की पैदावार का औसत निकालकर टैक्स तय किया जाता था। तो किसान को पहले से पता होता था कि उसे कितना टैक्स देना है। बिल्कुल, और जमीन को उसकी उत्पादकता के हिसाब से 4 हिस्सों में बांटा गया था, पोलज, परौती, चचर और बंजर। तो ये जो जमीन को इतनी बारीकी से बांटा गया था, इसका असल मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ टैक्स वसूलने का एक बेहतर तरीका था, या इससे किसानों को भी कोई फायदा होता था? दोनों को फायदा था। ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम था। पोलज यानी सबसे अच्छी जमीन पर पूरा टैक्स लगता था, लेकिन परौती या चचर जमीन, जिसे उपजाऊ होने के लिए कुछ साल खाली छोड़ना पड़ता था, उस पर टैक्स कम हो जाता था। मतलब ये लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल प्लानिंग थी एक तरह से। हाँ, इससे सरकार को एक स्टेडी इनकम मिलती थी और किसानों पर अचानक बोझ नहीं पड़ता था। अकबर ने एक विशाल और व्यवस्थित साम्राज्य छोड़ा, लेकिन एक मजबूत साम्राज्य को संभालना भी एक कला है। और जहांगीर के दौर में 1605 से 1627 ये कला हमें थोड़ी अलग तरह से दिखती है। मतलब? सियासत से ज्यादा कला और नूरजहां के प्रभाव में। सही कहा। जहांगीर के दौर में साम्राज्य में शांति थी, इसलिए उसका झुकाव चित्रकला और बागबानी की तरफ ज्यादा रहा। उसने आगरा में जंजीर अदल यानी न्याय की जंजीर लगवाई थी, जिसे कोई भी आम आदमी बजाकर सीधे बादशाह से न्याय की गुहार लगा सकता था। हाँ, अब हकीकत में ऐसा कितनी बार हुआ ये कहना मुश्किल है, पर यह बादशाह की छवि बनाने का एक शानदार तरीका था। और जहांगीर की बात हो और नूरजहां का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन नहीं। क्या ये कहना सही होगा कि वो हुकूमत में बराबर की भागीदार थी? बराबर से भी ज्यादा। नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था। वो बहुत ही बुद्धिमान और राजनीतिक रूप से कुशल महिला थी। उनका प्रभाव कितना था? इतना कि शाही फरमानों पर उसके दस्तखत होते थे और सिक्कों पर भी जहांगीर के साथ उसका नाम छपता था। असल में आखिरी कुछ सालों में वही साम्राज्य चला रही थी। वास्तुकला में भी उनका प्रभाव दिखता है, जैसे आगरा में इतिमाद-उद-दौला का मकबरा। कहते हैं कि यहाँ पहली बार पिएत्रा ड्यूरा तकनीक का इस्तेमाल हुआ।
हाँ, पियत्रा ड्योरा। ये संगमरमर में सिर्फ नक्काशी नहीं है, बल्कि उसमें कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों को ऐसे जड़ा जाता है कि वो पेंटिंग जैसा लगे। तो एक तरह से ताजमहल का प्रिकर्सर था। बिल्कुल। लेकिन जहांगीर का दौर सिर्फ कला और संस्कृति तक सीमित नहीं था। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को फांसी देना एक बहुत बड़ी और विवादास्पद घटना थी। हाँ, और इसी समय ब्रिटिश भी भारत पहुंचे। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस और 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए। उन्होंने व्यापार की इजाजत मांगी। और उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये व्यापारी एक दिन पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। और अब हम उस दौर में आते हैं जिसका नाम लेते ही एक ही इमारत जहन में आती है, ताजमहल। शाहजहां का दौर 1628 से 1658 तक। मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज। क्या वाकई से ऐसा कहना सही है? बिल्कुल। शाहजहां को इमारतें बनवाने का जुनून था। ताजमहल तो है ही, जो उसने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, लेकिन इसके अलावा दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा किले में दीवाने आम और दीवाने खास, ये सब उसी के दौर की देन है। उसने 1638 में राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया और एक नया शहर बसाया, शाहजहानाबाद। हाँ, लेकिन इन शानदार इमारतों को बनवाने की कीमत क्या थी? क्या इसका असर सल्तनत के खजाने पर नहीं पड़ा? पड़ा, और बहुत गहरा पड़ा। शाहजहां का दौर भव्यता का शिखर था, लेकिन ये बहुत खर्चीला भी था। मतलब? जहां अकबर का ध्यान प्रशासन और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर था, वहीं शाहजहां का ध्यान शानो शौकत पर ज्यादा था। इसी दौर में मशहूर कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन मुगल खजाने की शान थे। और ये सोचना कितना अजीब है कि जिस बादशाह ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाई, उसने अपने आखिरी दिन उसी इमारत को एक कैदी की तरह देखते हुए गुजारे। हाँ, ये शाहजहां की कहानी का सबसे दुखद पहलू है। उसके बेटे औरंगजेब ने उसे आगरा के किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया था, जहां से ताजमहल साफ नजर आता था। और यहीं से मुगल साम्राज्य का मिजाज एकदम बदल जाता है। हाँ, औरंगजेब 1658 से 1707 तक वो साम्राज्य को उसके सबसे बड़े आकार तक पहुंचाता है, लेकिन कई इतिहासकार उसी के दौर को पतन की शुरुआत भी मानते हैं। ये कैसा पैराडॉक्स है? ये इसलिए क्योंकि औरंगजेब एक बहुत ही जटिल शासक था। वो बहुत अनुशासित, कट्टर सुन्नी मुसलमान और एक बेहतरीन सेनापति था। उसने आलमगीर यानी विश्व विजेता की उपाधि ली। और उसने बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य को दक्षिण में बहुत दूर तक फैला दिया। हाँ, तो फिर समस्या कहाँ थी? उसने अकबर की कई नीतियों को पलट दिया, जैसे जजिया कर को फिर से लागू करना। इसका क्या असर हुआ? इसका बहुत नकारात्मक असर हुआ। जजिया कर और उसके कुछ दूसरे फैसलों ने राजपूतों, सिखों, जाटों और मराठों को नाराज कर दिया। अकबर ने जिस मिली-जुली संस्कृति और आपसी विश्वास की नींव पर साम्राज्य खड़ा किया था, औरंगजेब की नीतियों से उसमें दरारें पड़ने लगीं। और उसका दक्षिण भारत यानी डेक्कन में लगातार लड़ाइयां लड़ना, वो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल साबित हुई। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल डेक्कन में मराठों से लड़ते हुए बिता दिए। इससे शाही खजाना खाली हो गया। हाँ, और प्रशासन पर से उसका कंट्रोल कमजोर पड़ गया और उत्तर भारत में विद्रोह पनपने लगे। वो लड़ाइयां तो जीतता रहा, लेकिन साम्राज्य को धीरे धीरे खोता रहा। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद क्या हुआ? हमारे सोर्सेज में बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक कई नाम हैं, लेकिन लगता है जैसे साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बिल्कुल। औरंगजेब के बाद असल में बादशाह सिर्फ नाम के रह गए थे। असली ताकत या तो दरबार के गुटों के हाथ में थी, जैसे सैयद बंधु, जिन्हें किंग मेकर कहा जाने लगा। हाँ, या फिर मराठों और दूसरी क्षेत्रीय ताकतों के हाथ में। बादशाह तो बस एक कठपुतली था। इसी दौर में 1739 में ईरान से नादर शाह का हमला हुआ। उसने दिल्ली में जो तबाही मचाई, उसका क्या असर पड़ा? नादिर शाह का हमला मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील जैसा था। उसने न सिर्फ दिल्ली को लूटा, बल्कि वो अपने साथ कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन भी ले गया। लेकिन पैसे से ज्यादा उसने मुगल बादशाह की इज्जत और ताकत को लूटा। बिल्कुल। पूरी दुनिया को पता चल गया कि दिल्ली का बादशाह अब कितना कमजोर हो चुका है। और इसी कमजोरी का फायदा आखिरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। हाँ, फर्रुखसियर जैसे कमजोर बादशाह ने 1717 में कंपनी को गोल्डन फरमान दे दिया, जिससे उन्हें बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने की छूट मिल गई। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। और फिर धीरे धीरे कंपनी ने अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति बढ़ाई। और आखिरकार 1857 के विद्रोह के बाद उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया
और साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत हो गया। तो हमने बाबर की तोपों की गूंज से लेकर बहादुर शाह जफर की खामोश शायरी तक की एक अविश्वसनीय यात्रा देखी। ये साम्राज्य के बनने, उसके शिखर पर पहुंचने और फिर बिखर जाने की कहानी है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जहां एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ जिसने मुगल सल्तनत को सीधी चुनौती दी और भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें मराठा साम्राज्य की कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जो शिवाजी महाराज के असाधारण शौर्य से शुरू होती है। हाँ, और फिर पेशवाओं के दौर में अपने शिखर पर पहुंचती है और उसके बाद आंतरिक कलह और एक नई शक्ति मतलब अंग्रेजों के उदय के साथ अपने अंत तक जाती है। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की रणनीतियों को, पॉलिटिकल दावपेच को और उन निर्णायक मोड़ों को समझना है जिन्होंने इस साम्राज्य की तकदीर लिखी। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। तो फिर चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उस एक नाम से जो आज भी मराठा गौरव और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज। स्तूतों के अनुसार उनका जन्म 1630 में शिवनेरी के किले में हुआ। पिता शाहजी भोंसले और माता जीजाबाई और उनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास बताए गए हैं। और इसमें जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो ये कि उन्होंने अपनी दूरदर्शिता और लीडरशिप का परिचय बहुत ही कम उम्र में दे दिया था। हाँ, मतलब सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में तोड़ना के किले पर कब्जा कर लेना। और ये सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं थी, उन्होंने प्रशासन की भी एक मजबूत नींव रखी। आप अष्टप्रधान की बात कर रही हैं, है ना? 8 मंत्रियों की एक परिषद। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शिवाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। सही बात है। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जिसने शिवाजी महाराज को एक किंवदंती बना दिया, उनके मिलिट्री कैंपेन्स। स्रोत में 1659 की बैटल ऑफ प्रतापगढ़ का जिक्र है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी। हाँ, बीजापुर सल्तनत के विशालकाय सेनापति अफजल खां को एक आमने सामने की लड़ाई में हराना, इसने दक्कन की पॉलिटिक्स में शिवाजी को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और ये तो बस शुरुआत ही। एग्जैक्टली। इसके बाद 1660 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने मामा और दक्कन के गवर्नर शाइस्ता खान को भेजा। वो भी कोई छोटी मोटी फौज के साथ नहीं, 1 लाख से ज्यादा की फौज थी। शाइस्ता खान ने पूना पर कब्जा कर लिया और उसी लाल महल में डेरा डाला जहां शिवाजी का बचपन बीता था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि शिवाजी पलटवार करेंगे, लेकिन उन्होंने किया, और वो भी ऐसे अंदाज में जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रात के अंधेरे में सिर्फ 400 सैनिकों के साथ एक शादी की बारात का बहाना बनाकर पुणे में घुसना और सीधे शाइस्ता खान के कमरे में हमला कर देना, ये तो मतलब दुस्साहस की पराकाष्ठा थी। बिल्कुल। शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर तो भाग गया, लेकिन अपनी उंगलियां गंवा बैठा। और औरंगजेब, उसने 1665 में अपने सबसे अनुभवी सेनापति आमेर के राजा जयसिंह प्रथम को भेजा। और जयसिंह सिर्फ एक मिलिट्री कमांडर नहीं थे, वो एक चतुर रणनीतिकार भी थे। सही कहा। उन्होंने शिवाजी के किलों को एक एक कर घेरना शुरू किया और उन्हें कूटनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया। आखिरकार शिवाजी को ट्रीटी ऑफ पुरंदर पर हस्ताक्षर करने पड़े। और ये संधि उनके लिए एक बड़ा झटका थी। अपने जीते हुए 35 किलो में से 23 किले मुगलों को सौंप देना, इसे क्या शिवाजी की एक बड़ी हार माना जाना चाहिए? देखिए, सैन्य दृष्टि से देखें तो हाँ, ये एक झटका था। लेकिन शिवाजी यथार्थवादी थे। वो जानते थे कि जय सिंह की विशाल सेना से खुले मैदान में जीतना संभव नहीं है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था, समय हासिल करने का एक तरीका। अच्छा। वो परिस्थितियों के अनुसार झुकना भी जानते थे ताकि सही मौके पर फिर से उठ खड़े हो सकें। और यही हमें 1666 की आगरा की घटना में भी देखने को मिलता है। हाँ, जब उन्हें और उनके बेटे संभाजी को आगरा में औरंगजेब के दरबार में बुलाया गया और एक तरह से नजरबंद कर लिया गया। वो किस्सा तो बहुत मशहूर है कि कैसे वो फलों और मिठाइयों की टोकरियों में छिपकर वहां से बच निकले। और ये सिर्फ एक रोमांचक किस्सा नहीं है। आगरा से जो मुगल सत्ता का केंद्र था, वहां से निकल भागना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मैसेज था। इसने औरंगजेब को दिखाया कि शिवाजी को पकड़कर रखना नामुमकिन था, और इसने दक्कन में मराठों का मनोबल आसमान पर पहुंचा दिया। इसके बाद शिवाजी ने एक एक करके अपने सारे किले वापस जीत लिए। और इस पूरी प्रक्रिया का समापन हुआ 1674 में,
जब रायगढ़ के किले में उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। ये मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना थी, एक स्वतंत्र संप्रभु हिंदू साम्राज्य की नींव। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनकी रेवेन्यू सिस्टम को समझे बिना कहानी अधूरी है। स्रोत दो प्रमुख करों का उल्लेख करते हैं, चौथ और सरदेशमुखी। हाँ, चौथ असल में भू राजस्व का 1/4 यानी 25% हिस्सा था। ये एक तरह का प्रोटेक्शन मनी था कि अगर आप हमें चौथ देंगे तो हम आपके इलाके में लूटपाट नहीं करेंगे। और सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी एक 10% का एडिशनल टैक्स था। शिवाजी का दावा था कि वो उस क्षेत्र के वंशानुगत सरदेशमुख यानी मुखिया हैं और इस अधिकार के नाते वो ये कर वसूल रहे हैं। इन दोनों करों ने मराठा खजाने को भरा और उनके सैन्य अभियानों को इकोनॉमिक बेस दिया। और हाँ, उनकी सैन्य रणनीति को कैसे भूल सकते हैं, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर या छापामार युद्ध कहते हैं। मतलब दुश्मन पर अचानक हमला करो, उन्हें अधिकतम नुकसान पहुंचाओ और फिर तेजी से पहाड़ों में गायब हो जाओ। उन्होंने दक्कन के पहाड़ी इलाकों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उनकी सेना बड़ी नहीं थी लेकिन बहुत फुर्तीली थी। इसने उन्हें अपने से कई गुना बड़ी मुगल सेनाओं पर हमेशा एक बढ़त दिलाई। तो एक तरफ ये असाधारण सैन्य रणनीति और दूसरी तरफ एक मजबूत प्रशासन। शिवाजी ने एक मजबूत नींव तो रख दी थी, लेकिन उनके बाद क्या हुआ? अक्सर एक महान शासक के बाद साम्राज्य को संभाले रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। शिवाजी महाराज के बाद 1681 में उनके बड़े बेटे संभाजी ने गद्दी संभाली, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। हाँ, उन्हें अपने छोटे भाई राजाराम के समर्थकों के साथ उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। संभाजी अपने पिता की तरह ही बहादुर थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक फैसला लिया जिसका नतीजा बहुत दूर तक गया। आप शहजादा अकबर को शरण देने की बात कर रही हैं। जी, औरंगजेब के विद्रोही बेटे को शरण देना ये औरंगजेब के लिए सीधी चुनौती थी। इस बात ने औरंगजेब को इतना नाराज किया कि वो खुद एक विशाल सेना लेकर दक्कन आ पहुंचा। और फिर अगले कई साल मराठों और मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष चला। 1689 में संभाजी को पकड़ लिया गया और उनकी बड़ी क्रूरता से हत्या कर दी गई। उनके बाद उनके भाई राजाराम ने संघर्ष को जारी रखा। स्रोत में एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने प्रशासन में प्रतिनिधि का एक नया पद बनाया, जिससे अष्टप्रधान में अब 8 की जगह 9 मंत्री हो गए। राजाराम की मृत्यु के बाद मराठा राजनीति में एक नया ट्विस्ट आया। हाँ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों ने संभाजी के बेटे शाहूजी को, जो सालों से उनकी कैद में थे, 1707 में रिहा कर दिया। ये एक सोची समझी चाल थी, है ना? बिल्कुल। उन्हें उम्मीद थी कि शाहूजी की रिहाई से मराठों में गद्दी के लिए गृह युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि उस समय राजाराम की विधवा ताराबाई शासन कर रही थीं। और हुआ भी वही। 1707 में बैटल ऑफ खेद में शाहूजी ने ताराबाई की सेना को हरा दिया। पर इसी संघर्ष से एक नई शक्ति का उदय हुआ, पेशवाओं का, जो असल में प्रधानमंत्री थे, लेकिन धीरे धीरे सारी वास्तविक शक्ति उनके हाथों में आ गई। बिल्कुल। शाहूजी ने ये जिम्मेदारी अपने सबसे काबिल मंत्री बालाजी विश्वनाथ को सौंपी, जो 1713 में पेशवा बने। शाहूजी ने उन्हें सेना कर्ते की उपाधि भी दी थी। और बालाजी विश्वनाथ के बेटे बाजीराव प्रथम, वो तो एक मिलिट्री जीनियस माने जाते हैं। शिवाजी के बाद शायद सबसे महान मराठा योद्धा। इसमें कोई शक नहीं। बाजीराव प्रथम ने 41 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। उन्होंने 1737 में तो सीधे दिल्ली पर धावा बोल दिया था। उन्हीं के समय में मराठा कॉन्फेडरेसी यानी मराठा परिसंघ की अवधारणा मजबूत हुई। ये मराठा कॉन्फेडरेसी क्या थी? क्या ये एक सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य नहीं था? ये उससे थोड़ा अलग था। इसमें पेशवा प्रमुख थे, लेकिन बड़े मराठा सरदार जैसे गायकवाड़, होलकर, सिंधिया ये अपने अपने क्षेत्रों में लगभग स्वतंत्र थे। अच्छा। यही व्यवस्था आगे चलकर मराठों की ताकत भी बनी और कमजोरी भी। बाजीराव प्रथम के बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब भी कहा जाता है, पेशवा बने। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा, अटक से कटक तक। ये सच है, मराठा सेनाएं लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गईं, लेकिन इसी विस्तार ने उन्हें एक नई और खतरनाक ताकत के सामने ला खड़ा किया, अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली। और इसी टकराव का नतीजा था 1761 में हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा इतिहास का शायद सबसे दुखद अध्याय। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठों और अब्दाली के बीच हुई ये लड़ाई भारतीय इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक मानी जाती है।
मराठों ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन रणनीतिक गलतियों के कारण उन्हें विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने मराठा शक्ति को ऐसा धक्का दिया जिससे वो पूरी तरह कभी उभर नहीं पाए। कहते हैं कि पेशवा बालाजी बाजीराव को जब इस हार की खबर मिली तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। हाँ, और कुछ ही समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। सोचिए, जिस साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत पर अपना परचम लहरा दिया था, वो एक दिन की लड़ाई में इतना कुछ खो बैठा। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये एक पूरी पीढ़ी का अंत था। आपने बिल्कुल सही कहा। पानीपत की हार ने उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम पैदा कर दिया और इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी दूसरी शक्तियों को भारत में अपने पैर फैलाने का मौका दिया। तो यहीं से अंग्रेजों के साथ उनके संघर्ष का वो दौर शुरू हुआ जिसे हम एंग्लो मराठा वॉर्स के नाम से जानते हैं। हाँ, पहला एंग्लो मराठा वॉर 1775-1782 मराठा सरदारों के बीच की आपसी फूट का ही नतीजा था। ये युद्ध ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ खत्म हुआ। और फिर दूसरा एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 हुआ, जिसकी वजह बनी ट्रीटी ऑफ बेसिन। ये एक सब्सिडरी अलायंस थी, है ना? जी, ये सब्सिडरी अलायंस अंग्रेजों का एक बहुत ही चालाक जाल था। इसका मतलब था कि पेशवा अपनी आज़ादी और संप्रभुता को अंग्रेजों के हाथों बेच रहे थे। और जाहिर है दूसरे मराठा सरदारों को ये मंजूर नहीं था। बिल्कुल नहीं। सिंधिया और भोंसले जैसे सरदारों ने युद्ध छेड़ दिया, लेकिन तब तक अंग्रेजों की सैन्य तकनीक बहुत बेहतर हो चुकी थी। इस युद्ध ने मराठा कॉन्फेडरेसी की कमर तोड़कर रख दी। और फिर आया आखिरी दौर, तीसरा एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1818। स्रोत बताते हैं कि इसे पिंडारी युद्ध भी कहा जाता है। हाँ, पिंडारियों का दमन तो बस एक बहाना था। असली मकसद बचे खुचे मराठा सरदारों की शक्ति को हमेशा के लिए कुचल देना था। ये मराठा साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील थी। बिल्कुल। पेशवा बाजीराव द्वितीय को पकड़कर बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया और 1818 में ट्रीटी ऑफ मंदसौर के साथ पेशवा के पद को ही हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। ये मराठा साम्राज्य का औपचारिक अंत था। तो ये थी मराठा साम्राज्य की पूरी कहानी। शिवाजी महाराज के एक स्वतंत्र राज्य के सपने से लेकर पेशवाओं के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनने तक और फिर पतन तक का सफर।